नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2014 का पेपर का बाकी का जो पार्ट रह गया था उसको जो सो आज कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो सो 2014 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस हुआ था उसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था और बाकी जो 50 से 100 तक का क्वेश्चन बच गया था उसको जो सो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान रखना कि हमने पहले वाली वीडियो में 2014 का प्रीलिम्स का आधा कवर किया था और आज की वीडियो में आधा कवर करेंगे। तो आप इसे प्ले लिस्ट में उसका लिंक जो सो या फिर उसका वीडियो का लिंक जो सो खोज सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आपको जो सो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी 50 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे पहले वाली वीडियो में 50 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। तो इसीलिए जो सो अब हम 50 से आगे बढ़ेंगे और ये हमारा है 2014 यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस का पेपर। तो यहाँ पे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला गया है टर्की किन के मध्य स्थित है, ठीक ना। जो टर्की है वो किन के मध्य स्थित है। तो आपका टर्की जो स्थित है वो है काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। याद रखना, जो तुर्की है, टर्की जिसको बोला जाता है वो जिसको काला सागर और भूमध्य सागर के बीच है। फिर 52 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 52 में बोला जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या होगा, ठीक ना। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक ना। दक्षिण और इधर पूर्व, ठीक ना। मतलब इधर से आपको इधर जाने में, इस तरह जाने में आपको जो सो नगरों का क्रम आएगा वो जो सो सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम होगा बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर, है ना। तो सबसे पहले जो सो आपको दक्षिण में मिलेगा सबसे पहले जो सो आपको यहाँ पे जकार्ता देखने को मिलेगा, ठीक ना। फिर जकार्ता के बाद जो सो आपको मिलेगा सिंगापुर। तो फिर सिंगापुर के बाद यहाँ पे बैंकॉक है। फिर बैंकॉक के बाद हनोई। तो सबसे ईस्ट में आपको हनोई देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पूर्व में आपको हनोई देखने को मिलेगा और सबसे दक्षिण सबसे साउथ में जो सो आपको जकार्ता मिलेगा। जब आप दक्षिण से पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। 46, फिर 53। तो यहाँ पे 53 में बोला गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक ना। मतलब वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है कि जो दुनिया का टेम्परेचर है, जो विश्व का तापमान है, वो जो सो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के
परे बढ़ जाते हैं, मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? जब 2 डिग्री से 3 डिग्री पर जाएगा तब जो सो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? पहला कथन दिया गया, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर परिवर्तित हो गए, ठीक ना। जो स्थल का जीवमंडल है वो जैसे एक नेट कार्बन स्रोत की ओर, ठीक ना, नेट कार्बन स्रोत की ओर परिवर्तित होगा, मतलब उसकी ओर खींचे चला जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर बोला गया, विस्तृत प्रवाल मात्रेता घटित होगी, ठीक ना, मतलब विस्तृत मात्रा पर जैसे प्रवाल की मृत्यु होगी और वो घटना जैसे बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तो ये कथन सही दिया गया और ये भी कथन जैसे आपका सही दिया गया। फिर बोला गया है, सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है? सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि, ठीक ना, अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे, ठीक ना, तो गलत बात है, ठीक ना। सभी नहीं होंगे और अस्थायी रूप से नहीं होंगे, अस्थायी रूप से होंगे, तो ये कथन गलत हो जाता है। फिर बोला जा रहा है, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, ये भी गलत है, ठीक ना। जहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा वहां पर तो संभव रहेगा ही, ठीक है ना। और जहाँ पर शीतोष्ण की मात्रा रहेगी वहां पर तो होगी, इसीलिए ये कथन गलत हो जाता है कि अनाजों की खेती विश्व में कहीं पर नहीं होगी। तो यहाँ पे दो, सॉरी, 1 और 2 सही हुआ, तो यहाँ पे कुड भी सही हो जाता है आपका। फिर 54 में देखिए, तो 54 में बोला जा रहा है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्करीन, ठीक है ना, भारत का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो सो नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय अधोशक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लगी, तो ये सत्यमेव जयते जो सो मुंडको उपनिषद से ली गई, ये तो सबको पता होगा आप सभी को। फिर 55 में देखिए, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है, ठीक ना, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ पर उल्लेख है, तो ये जो आपका उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। फिर 56 में बोला जा रहा है कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में क्या लाभ है। जो एकीकृत जल संभर योजना होता है, जो परियोजना होता है, उसको कार्यान्वित करने में क्या लाभ होगा हमको, तो उसको कार्यान्वित करने से क्या लाभ होगा। पहले में दिया गया, मृदा के बह जाने की रोकथाम होगी, सही दिया गया। फिर दूसरे में बोला गया, देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना होगा, ये गलत होगा, ठीक है ना। देश की जो 12 मासी नदियां होती है जिसमें हमेशा जल रहता है, उसको जो सो मौसमी नदियों से नहीं जोड़ा जा सकता इस प्रक्रिया के द्वारा। फिर थर्ड में दिया गया, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण। तो जब आप एकीकृत जल सांभर का विकास करेंगे तो जो सो जल का तो संग्रहण होगा तथा उससे जल का स्तर भी बढ़ेगा, तो सही है। फिर बोला गया, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म, ठीक ना, जब जल का जब जल का वहां पर जमाव होगा तो क्या होगा, वहां पर जो सो वनस्पतियों का उगाव होगा, ठीक है, मतलब वनस्पतियां वहां पे उगेगी उसके आसपास, तो ये भी सही दिया गया। तो 1 3 4 सही हो गया, तो कूट सी सही हो गया आपका। फिर 57 में देखिए, तो 57 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है, योजना से संबंध है। तो यहाँ पे योजना से संबंध पूछा गया है, वित्त आयोग तो ये योजना नहीं है हमारा। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद योजना, तो ये हमारा योजना है। फिर बोला गया संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ये भी एक योजना नहीं। फिर बोला गया संघीय शहरी विकास मंत्रालय, ये भी योजना नहीं। तो संसद भी एक योजना का भाग है, तो यहाँ पे आपका सही हो गया कोट से। फिर 58 में क्या बोला जा रहा है, तो 58 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य, ठीक ना, मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य। तो मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य कौन कौन सा है, तो देखिए, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय का ही कार्य है। क्या चीज, मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है उसके लिए कार्यसूची का तैयार करना।
फिर मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय की सहायता देना, ठीक ना, तो ये भी जो सो मंत्रिमंडल सचिवालय का एक कार्य है। फिर मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन करना, ये जो सो मंत्रालय का सॉरी मंत्रालय सचिवालय का कार्य नहीं है, ठीक ना, तो सही हो गया सी। अब 59 में देखिए, तो 59 में बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक संवैधानिक सरकार वह है, ठीक ना, मतलब एक संविधान वाला सरकार वह है जो जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। फिर बोला गया जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये सही है, ठीक ना। तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि वह जो सो संविधान के हिसाब से चलेगा, ठीक ना, मतलब अपने अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा, वह जो सो लॉ के हिसाब से कार्य करेगा, वह विधि के हिसाब से कार्य करेगा, विधि के हिसाब से शासन करेगा। तो यहाँ पे बोला गया जो राज्य की सत्ता के हित में, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राज्य की सत्ता के हित में, व्यक्ति की सत्ता की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो सो राज्य की सत्ता के हित की बात हो रही है, तो इसीलिए कथन आपका गलत हो गया। फिर यहाँ पे बोला गया जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, तो ये कथन सही हो गया कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में कार्य करेगा और उसके संबंध में प्रतिबंध लगाएगा, तो वो जो सो संवैधानिक सरकार है। तो सिर्फ कोट बी सही है। फिर 60 नंबर पर देखिए, तो 60 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन, जो उसके विवेक की शक्तियां होती है, तो उसकी विवेक की शक्तियां क्या होती है, तो यहाँ पे उसकी विवेक की शक्तियां है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ठीक ना, तो ये जो सो राष्ट्रपति के सॉरी राज्यपाल की विवेक की शक्ति होती कि वो जो सो राष्ट्रपति राज्य में शासन राष्ट्र सॉरी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को जो सो अपना रिपोर्ट भेजेगा। फिर मंत्रियों की नियुक्ति, ये जो सो उसका विवेक का शक्ति नहीं होता है, ये कार्य जो सो वो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। फिर है कि थर्ड में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है, ठीक है ना, तो ये कार्य भी जो सो उसका विवेकाधीन का अधिकार होता है कि अगर राज्यमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयक राज्यपाल को ऐसा लगेगा कि ये विधेयक जो सो राष्ट्रपति के लिए जो सो आरक्षित रख लेना चाहिए, तब जो सो वह उसको आरक्षित रख लेगा और ये जो सो उसके विवेकाधीन की शक्तियां होती है। फिर बोला गया राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये इसकी जो सो विवेकाधीन की शक्तियां नहीं है, ये जो सो सॉरी ये जो सो मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर यहाँ पर तो वन और थर्ड जो सो इसका विवेकाधीन शक्ति है, कोड नंबर बी। फिर 61 में देखिए, तो 61 में क्या बोला जा रहा है, तो 61 में यहाँ पे बोला जा रहा है किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, ठीक ना, किसी अर्थव्यवस्था का मतलब आप सीधा सीधी समझिए बाजार में या फिर किसी देश में, ठीक ना, या फिर किसी समाज में अगर ब्याज की दर घटा दी जाती तब क्या होगा, तो जब ब्याज की दर घट जाएगी तो वहां पे क्या होगा, तो बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में उपभोग का व्यय जो सो घटाएगा, ठीक ना, किसकी बात हो रही, उपभोग व्यय घट जाएगा, मतलब घटाएगा तो गलत है। फिर बोला जा रहा है सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगी, कैसे, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, ठीक ना, ब्याज की दर जब घटा दिया गया है तो सरकार को कर ज्यादा कहाँ से मिलेगी, गलत हो गया। फिर बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, सही है, कैसे, तो देखिए मान लेते हैं कि बैंक ने जो सो अपने ब्याज की दर में जो सो कमी कर दिया, ठीक ना, तब क्या करेगी, तब जो किसान वर्ग होंगे या फिर जो पूंजीपति वर्ग होंगे वो जो सो बैंकों से ऋण लेंगे, ठीक ना, क्यों, क्योंकि बैंकों ने जो सो अपना ब्याज का जो दर है वो जो सो कम कर दिया, और सभी लोग जो सो बड़ी मात्रा में जो सो ऋण लेंगे, क्योंकि बैंकों ने जो सो अपना ऋण की मात्रा जो सो कम कर दिया, और कम कर दिया इसीलिए जो सो सभी लोग जो सो छोटे लोग भी जो सो वहां से ऋण लेंगे, और ऋण लेने के बाद वो क्या करेंगे, तो ऋण लेने के बाद तो वो उस पूंजी को खाता हो जाएगा नहीं, उसके लिए वो जो सो उसको कहीं पर तो निवेश जरूर ही करेंगे, ठीक ना, किसी क्षेत्र में उसको निवेश तो जरूर करेंगे,
तो उससे क्या होगा, निवेश करने से फिर वहाँ पे जो सो रोजगार होगा, ठीक ना। उससे जो सो उसको कुछ उत्पादन मिलेगा जहाँ पर वो निवेश करेगा, उत्पाद मिलेगा। तो यहीं पर ये कथन आपका सही हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ठीक ना। जब यहाँ से ये पैसा निकालेगा तब तो कहीं तो वो निवेश करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है निवेश व्यय को बढ़ाएगा, तो ये कथन सही। फिर बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा, ठीक ना। तो बचत करने के लिए लोन कोई नहीं लेता है, ठीक ना। और वो लोन तभी लेता है जब उसको कोई कार्य करना होता है, जब उसको कोई निवेश करना होता है। तो ये भी गलत हो गया। फिर 62 में देखिए, तो 62 में बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पहला कथन आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार का, ठीक ना, मतलब प्रधानमंत्री के लिए कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए, ठीक ना, मतलब अधिक सरलता पूर्वक कार्य किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक ना, मतलब मंत्रियों को जो सो कार्य बांटने के लिए कोई नियम वगैरह बनाएगा। तो ये सही है। फिर सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कहाँ जाएगी, ठीक ना। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी, शायद यहाँ पे होगा कि प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी, ठीक ना। तो ये गलत है। सारा का सारा कार्यपालक कार्रवाई जो सो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता, ठीक ना। कुछ कुछ जो सो राष्ट्रपति के नाम से भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है कि सारा का सारा नहीं होता है। तो यहाँ पे सही हो गया आपका कोटिए। फिर 63 नंबर में देखिए, तो 63 नंबर में बोला जा रहा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में पूछा गया। तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं, सही बात है, ठीक ना। भारत के संविधान में जो अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक ना। फिर बोला गया कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही है, मतलब उसको सिर्फ लोकसभा में ही जो सो रखा जा सकता है, उठाया जा सकता है। तो दोनों कथन सही हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर 64 में देखिए, बोला गया नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम का पेड़, तो बोला गया कि कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुर प्रचुरो प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये बात सही है कि इसका प्रयोग जो सो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। फिर बोला जा रहा है सेकंड में नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जन का प्रयोग करने में गलत होता है, ठीक है ना। जैव ईंधन के रूप में इसका जो सो प्रयोग नहीं होता है। फिर थर्ड में बोला गया कि नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उपयोग में भी होता है, ये भी सही है, औषधि में भी होता है। जब कीट के नाशक के प्रयोग के रूप में हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि औषधि के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो 1 और 3 सही हो गया आपका। फिर 65 नंबर पर चलिए, तो 65 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो पहला दिया गया स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्त ऊर्जा बनाती है, गलत है। फिर बोला जा रहा है पर्याप्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती और संचित भी होती, तो ये कथन आपका सही है। फिर बोला गया सी में भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करती नहीं, फिर ऑक्सीजन ली जाती तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते, ये भी गलत है, ठीक ना। वैसे भी ये कथन आपका पहले ही गलत हो जाता है कि पौधे जो सो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ये कथन आपका वैसे भी गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी से हुआ। फिर 66 में देखिए, तो 66 में बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के जीव मितीय पहचान हेतु अंगुली छाप कर्म वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक ना। किसी व्यक्ति की जीव मितीय पहचान हेतु अंगुली छाप के अलावा, ठीक ना, मतलब फिंगरप्रिंट के अलावा और कौन कौन से अंग जो सो प्रयोग में लाया जा सकता है।
परितारिका का क्रम विचरण, ठीक है ना। परितारिका मतलब ये आंख की ही बात हो रही, फिर बोला जा रहा है दृष्टि पटल क्रम विचरण वाक्कु अभिज्ञान, तो ये भी सही है। तीनों ही जो सो किसी की पहचान करने के लिए लाया जा सकता है। कोटि डी। फिर 67 में देखिए, तो 67 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है, तो ये आपका है, पहला दिया गया कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करती है, सही है। फिर बोला गया है कि कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, गलत है। इससे जो सो विषाणुओं का निष्प्रभाव नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इसीलिए जो सो ये गलत है। फिर बोला गया कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, सही है। क्या बोला गया कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, ठीक है ना। ये नहीं बोला जाएगा, ये नहीं बोला गया कि अधिकतर वर्ष में ही चलेगा ही चलेगा, मतलब ये नहीं बोला गया कि सभी वर्षों में चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि अधिकतर वर्ष में चल सकता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ अनुमान लग रहा है, ठीक है ना, मतलब पूरा गारंटी नहीं दे रहा कि सभी वर्ष में चलेगा ही चलेगा, तो ये कथन सही है। तो 2 और 3, सॉरी 1 और 3 सही हो गया, तो कोटि सी सही हो गया। फिर 68 में देखिए, तो 68 में बोला जा रहा है निम्नलिखित उमों में कौन से सही सुमेलित है। इधर दिया गया अंतरिक्ष यान और इधर दिया गया परियोजना, ठीक है ना। उसका प्रयोजन क्या था सो, उसका उद्देश्य क्या था सो। तो बोला गया कैसिनी हाइगेंस, और इधर दिया गया शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचरण करना, गलत है। फिर बोला जा रहा है मैसेंजर दिया गया इधर, और बोला गया बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, बुध का मानचित्रण और अन्वेषण करना, तो ये यहाँ पे सही दिया गया। फिर बोला गया वाइजर 1 और 2, वाइजर 1 और 2 दोनों दिया गया, बोला गया ब्रह्मा सौर परिवार का अन्वेषण करना, ये भी सही दिया गया है। तो 2 3 सही है, तो कुड भी सही हो गया। फिर 69 में निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए, तो 69 में बोला गया है कि इधर क्षेत्र दिया गया और क्षेत्र में बोला गया किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, सो ठीक ना। बोला जा रहा है किन्नौरी जो सो सुपारी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, गलत है। फिर बोला जा रहा है मेवात आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोरोमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तीनों गलत है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर 17 नंबर में चलिए, तो 17 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। किसका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग की बात हो रही है, ठीक ना। तो केमिकल चेंजिंग की यहाँ पे बात हो रही, तो इसमें देखिए केमिकल चेंजिंग में कौन सा कथन सही है। सो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल करना, गलत है। फिर बोला जा रहा है बर्फ का गलना, फिर बोला जा रहा है दुग्ध का आस्कंदन हो जाना, तो ये यहाँ पे सही है, तो सिर्फ बी सही हुआ, ठीक ना, मतलब यहाँ पे कोट बी सही हुआ। फिर 71 में चली, तो 71 में बोला जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती। परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ये सही है ना। ये इसका मूल अधिकार होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि वो जो सो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करेगी। फिर 72 नंबर में देखिए, तो बोला जा रहा है निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, फिर बोला गया दूसरा में कोशिका द्रव्य पर बंधता,
फिर बोला गया जीन निर्वधा। फिर बोला गया उपयुक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होती है ना, ट्रांसजेनिक फसल। तो इन तीनों में से किससे ट्रांसजेनिक फसल बनाया जा सकता है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो ट्रांसजेनिक फसल जो सो इन सभी में से कोशिका द्रव्य नर से बनाया जा सकता है, जीव जीन निरवता से बनाया जा सकता है। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण के दौरान नहीं बनाए जा सकते। तो 2 3 सही हो गया। फिर 73 नंबर पर चलिए। तो 73 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इधर दिया गया है मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। किया जाता है ये नहीं बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि मंड के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किया भी जाता है बिहार में। फिर बोला जा रहा है मक्का के निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ये भी सही बोला गया। फिर बोला जा रहा है मक्का के प्रयोग से अल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी सही बोला गया है। ये तीनों कार्य जो आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोट डी सही हो गया। फिर बोला जा रहा है 74 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। तो इसमें से किसी एक की असमानता है, ठीक है ना, और 3 की समानता है, उसको असमानता वाले को आपको छांटना है। तो इसमें से असमानता है आपका केकड़ा की, ठीक है ना। केकड़ा का आकार और बनावट जिसको अलग होता है इन तीनों से। फिर बोला गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये जो आपका निहित होती है वो आपका निहित होती है संसद में। फिर 76 का देखिए। तो बोला जा रहा है भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल। और इसमें से पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है, मतलब विख्यात है। किसके लिए, पारंपरिक साड़ी के लिए, ठीक ना, पारंपरिक साड़ी या फिर पारंपरिक वस्त्र उत्पादन के लिए। तो वो जो सो आपका है चंदेरी और कांचीपुरम। फिर 76 में देखिए, सॉरी यहाँ पे चंदेरी और कांचीपुरम में, तो यहाँ पे आपका कोट हो जाएगा बी, ठीक ना। फिर 77 में देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित तो पर विचार कीजिए। इधर दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग और इधर दिया गया इससे जुड़े हुए शहर। NH4 है, NH6 है और NH15 है। NH4 बोला गया चेन्नई और हैदराबाद, गलत है। फिर बोला गया NH6 मुंबई और कोलकाता, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर, गलत है, कोई भी नहीं सही है। फिर 78 में देखिए। तो 78 में बोला गया निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों पर, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछा गया, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पहला कथन दिया गया खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि होती है, ये भी सही। फिर बोला गया मरुद भवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, सही है। फिर बोला जा रहा है विश्व विरासत अभिसमय, ये भी जो सो अंतरराष्ट्रीय करार है, तो तीनों यहाँ पे आपका सही है। फिर 79 पर चलिए। तो 79 पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया यह UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रमण है, ठीक ना। तो ये कथन आपका गलत है, यह जो यूनेस्को का उपक्रमण नहीं है। फिर बोला गया यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, तो ये जो आपका सही है। क्या चीज, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी जो है, जो उसमें भाग लेता है, वो जो प्रतिवर्ष मतलब हर साल जो सो एक निश्चित दिन और एक निश्चित घंटे के लिए
बिजली को रोक देती है, ठीक है ना, मतलब बिजली को बंद कर देती है। तो ये कथन यहाँ पे आपका सही है पृथ्वी काल के संदर्भ में। फिर थर्ड में बोला जा रहा है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो ये जो सही है। तो 2 और 3 सही हुआ यहाँ पे आपका। तो ऐसा किया जाता, तो ऐसा करने के पीछे तर्क क्या देते हैं ये लोग? तो ऐसा करने के पीछे ये लोग तर्क देते हैं कि ऐसा करने से हम जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों को जागरूकता से जो सो रूबरू कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आंदोलन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम बिजली बंद करके जो सो लोगों को अनुभव करवा सकते हैं। फिर आप चलिए 80 नंबर की ओर। तो 80 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है ना, आहार श्रृंखला। तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का आपका सही क्रम है डाइटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग। मतलब डाइटम जो सो इसको खा रहा है और क्राइस्टेरिंग जो सो इसको खा रहे हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे सही दिया गया है, यही क्रम आपका। फिर 81 पर चलिए। तो 81 में बोला जा रहा है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, ठीक है ना, मतलब 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो जिसको कब तक बना रहा। तो ये आपका बना रहा था प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैन्य की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। गलत है। फिर बोला गया सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार के कर्जन अधिनियम को निरकृत किए जाने तक, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सही है कि इस अधिनियम को जो सो जॉर्ज पंचम, जो सम्राट जॉर्ज पंचम था, वो जब 1911 में दिल्ली आया था, तब जो सो उसने 1905 के अधिनियम को जो सो रद्द कर दिया था, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया कि अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो ये तभी तक रहा था 1911 तक। फिर 82 में देखिए। तो 82 में बोला गया स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, ठीक ना, तो 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिएंगे और इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की है, ठीक है ना। तो गलत है, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर, ठीक है ना, स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी, तो इसमें नहीं की गई थी। फिर बोला जा रहा है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। तो ये सही था। फिर बोला गया अशोक आंदोलन गलत है। फिर बोला जा रहा है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय गलत है। फिर 83 में। तो 83 में बोला जा रहा है विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में। तो शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में यहाँ पे आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है, पहला दिया गया है कि शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण। क्या बोला जा रहा है? शास्त्रीय जो संगीत है वो जो नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। नृत्य का भी और अभिनय का भी। तो गलत है, दोनों का सम्मिश्रण इसमें नहीं है। फिर बोला जा रहा है यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों, या असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। तो ये जो सो आपका यहाँ पे ये कथन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है ना, कि शास्त्रीय संगीत जो सो नृत्य तथा अभिनय, इसमें दोनों का ही मिश्रण होता है, ठीक है ना। इसमें दोनों का ही मिश्रण होता है, अभिनय का भी और नृत्य का भी। किसमें? शास्त्रीय संगीत में। फिर बोला जा रहा है असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवन परंपरा है। तो ये भी यहाँ पे आपका सही है। फिर बोला जा रहा है यह तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रंगों तथा तालों पर आधारित है। तो ये गलत है यहाँ पे आपका। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका कथन सही है। तो कुट भी सही हो गया। फिर 84 में चली। तो 84 में बोला जा रहा है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र, ठीक ना, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो आपका है
22 मार्च अथवा 21 मार्च। यही जो सो शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की तिथियों में से एक तदनुरूप है। फिर 85 में, तो 85 में यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला बोला गया कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी सं- संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। वो कहाँ पर है? अजंता में। सही दिया गया। फिर दिया गया कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशालतम प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाया गया। ठीक तो ठीक ना, तो ये माउंट में, ये भी सही गया। ये जो भगवान विष्णु का वराह के रूप में अवतार है, वो जो सो आपको जो सो इसका मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और इसमें जो सो भगवान विष्णु को जो सो पृथ्वी को सॉरी सागर को जो सो पृथ्वी पर उतारते हुए दिखाया गया। ठीक है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान विष्णु सागर को पृथ्वी पर उतार रहे हैं। ऐसा प्रतिबिंब वहां पे बनाया गया है, तो ये सही है। फिर बोला गया विशाल गोल्ड समूह पर उत्कृष्ट अर्जुन, और ये है मामलापुरम में, गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है। ठीक ना। तो कोड सी। फिर 86 में, तो 86 में देखिए बोला जा रहा है गद्दर क्या था। ठीक ना, गद्दर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ये सही है, गद्दर एक पार्टी थी। ठीक ना, और वो कैसी पार्टी थी? तो वो एक क्रांतिकारी पार्टी थी जिसका प्रधान जो सो सैन फ्रांसिस्को में था। फिर 87 में देखिए, तो 87 में बोला जा रहा है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पैट क्या है। ठीक है ना, कलारी पैट क्या है, किसके संदर्भ में? कला और परंपरा के संदर्भ में। तो ये आपका है, पहला बोला गया सेवतम का प्राचीन प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। फिर बोला जा रहा है यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली की, ये भी गलत। फिर बोला जा रहा है यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के, गलत है। फिर बोला जा रहा है ये एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवन परंपरा, ये सही है। कोट डी। फिर 88 में, तो 88 में बोला जा रहा है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इधर गरबा है, मोहिनीअट्टम है और अच्छगान है। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे आपका सही है गरबा, गुजरात सही है। फिर बोला जा रहा है मोहिनीअट्टम उड़ीसा, गलत है। फिर बोला जा रहा है यक्षगान कर्नाटक, सही है। तो यहाँ पे कोट सी सही है। फिर 89 में देखिए, तो 89 में बोला जा रहा है भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में उगमों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है विख्यात तीर्थ स्थल बौद्धों का, और एक तरफ दिया गया उसकी अवस्थिति। ठीक ना, तो इधर देखिए क्या क्या दिया गया है। सो तो इधर बोला जा रहा है पहला में दिया गया है टाबू मठ और मंदिर संकुल। ठीक है ना, टाबू मठ और मंदिर संकुल, तो ये आपका कहाँ पर बताया गया? तो ये आपका बताया गया स्पीति घाटी में, तो ये सही बताया गया। फिर बोला गया लाहौल लखाक मंदिर नक्को जास्कर घाटी, गलत है। फिर बोला जा रहा है अलवी मंदिर संकुल, ये लद्दाख, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 से हो गया आपका। फिर 90 पर चलिए, तो बोला गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले में बोला गया बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। ठीक है ना, जो बीजक संत है वो जिसको किसका संकलन है? दादू दयाल के उपदेशों का, तो ये गलत है। फिर बोला गया
पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्यवाच्य ने प्रतिपादित किया, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका कोटि डी सही हो गया, कोई भी सही नहीं है। फिर 91 में बोला जा रहा है मंगानियार के नाम से जाने वाले लोगों का समुदाय, ठीक ना, जो मंगानियार के नाम से जाना जाता है समुदाय, उसके लोगों का समुदाय के बारे में 4 कथन दिया गया, और चारों कथन में कौन सा सही है, इस कथन के बारे में जो सो आपको बताना है, ठीक ना। तो बोला जा रहा है पहले कथन में पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, गलत है। फिर बोला जा रहा है पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ये सही, ठीक है ना, ये पश्चिम भारत की मंगानी यार। फिर 92 में देखिए, तो 92 में बोला जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य, ठीक है ना, जो महारानी विक्टोरिया ने 1858 में अपना घोषणा किया था, प्रस्ताव किया था, उसका क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही है। फिर बोला जा रहा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही, ठीक है ना। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जो सो ऐसा उद्घोषणा आया, और उस उद्घोषणा में ये बोला गया कि भारतीय प्रशासन को जो सो अब ब्रिटिश सरकार के अधीन किया जाता है, ठीक है ना, अब कंपनी के हाथ से ले लिया जाता है, और अब जो सो उसको क्राउन के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार जो सो भारत की सरकार को हैंडल करेगी, भारत को हैंडल करेगी। फिर बोला जा रहा है पहले में कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ठीक है ना, मतलब उसने ऐसा भी बोला कि हम जो सो अब से किसी भी भारतीय राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय नहीं करेंगे, ठीक ना, मतलब अब हम उस विचार का त्याग करते हैं, तो ये भी सही है। ऐसा जो सो इस उद्घोषणा में बोला गया था, बाकी किया तो नहीं गया था। फिर बोला जा रहा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ठीक ना, तो ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो सो यहाँ पर अब यहाँ से इसका साथ छूट जाता है भारत से, तो 1 और 2 सही है। फिर 93 में देखिए, तो 93 में बोला जा रहा है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, ठीक ना, जो फतेहपुर सीकरी है उसमें जो इबादत खाना है, तो वो क्या चीज है। तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना है आपका राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष व भवन, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो यही है इबादत खाना। क्या चीज है, वह भवन जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के लोगों के विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ चर्चा करता था, किसमें, इबादत खाना भवन में। फिर 94 में देखिए, तो 94 में बोला जा रहा है भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हो सकती है। क्या बाध्यताएं हो सकती है, तो इसमें बाध्यताएं हो सकती है कि पहले में दिया गया कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, गलत है। फिर बोला गया कि निजी क्षेत्र की निजी क्षेत्र की बीज कंपनियां की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं, ये भी गलत है। सहभागिता है निजी क्षेत्र का भी। फिर बोला जा रहा है निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीज के बारे में मांग की पूर्ति अंतराल है, ये सही है, तो कोट भी सही हुआ। फिर 95 में देखिए, तो 95 में बोला जा रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया, गलत है। फिर बोला जा रहा है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, गलत है। तो दोनों ही सही नहीं है, कोट डी। फिर 96 में चलिए, तो 96 में क्या बोला जा रहा है, तो 96 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बोला गया पहला कथन है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, गलत है। किसकी बात हो रहा था,
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। तो दूसरे में बोला गया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय, तो ये सही है। फिर बोला गया राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही होगी आपका कोट बी 2 और 3। तो 97 में क्या बोला जा रहा है, इधर दिया गया विटामिन और इधर दिया गया इसकी हीनता से होने वाला रोग, ठीक है ना, मतलब विटामिन की हीनता से, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो देखिए विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा सही सुमेलित है, इधर दिया गया विटामिन सी अस्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, सही बात है। फिर बोला गया विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, सही बात है। फिर बोला गया विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता, गलत है। तो 1 और 2 सही हो गया आपका। फिर 98 में देखिए, तो 98 में बोला जा रहा है विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? जो उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होता है कुछ रासायनिक तत्व, ठीक ना, तो उस रासायनिक तत्व के जो नैनो कण होते हैं, ठीक ना, मतलब जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसके बारे में चिंता का विषय है। ऐसा क्यों? तो उसकी चिंता का विषय का मेन कारण है आपका पहला दिया गया, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, सही है। फिर बोला जा रहा है वे खाद्य श्रृंखला में परिष्ट हो सकते हैं, वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ यही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फिर 99 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो ये आपका है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर 100 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया संघ के बजट यानी जो केंद्र का बजट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आता है, ठीक है ना, जो गैर योजना है उसके अधीन आता है। तो गैर योजना यहाँ पे कौन है, तो गैर योजना आपका है पहला दिया गया रक्षा व्यय, तो ये आपका गैर योजना है। फिर बोला गया ब्याज ब्याज अदायगी, ये भी गैर योजना है, सॉरी गैर योजना व्यय। फिर वेतन एवं पेंशन, ये भी गैर योजना व्यय है। फिर उत्पादन भी है गैर योजना व्यय। तो यहाँ पे आपका चारों का चारों सही है, तो कूट यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। तो देखिए हमारा 2014 का जो सो वो कंप्लीट हो गया। पहले वाले वीडियो में हमने जो सो बाकी मतलब आधा 1 to 50 तक किया था, और अब जो सो इसमें हमने 50 से 100 तक पूरा कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो सो 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर किसी हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जो सो आप सभी को जय हिंद।